हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर नंबर 18 चुनौती हिमालय की। तो जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुँचे। तो बच्चों, मतायन एक लद्दाख में जगह का नाम है और लद्दाख आपको पता होगा हमारी यूनियन टेरिटरी भी बन चुकी है। और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो वो यहाँ पे उनकी यात्रा का वर्णन करा गया है कि वो हिमालय में गए थे वहाँ यात्रा करने, तो उन्होंने क्या क्या मुश्किलों का सामना करा। तो इसीलिए इस पाठ का नाम है चुनौती हिमालय की। तो जवाहरलाल नेहरू जोजिला पास से आगे चलकर मतायन एक गांव है, तो वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ पे पहुँचते एक नवयुवक कुली मिला कि उसने उन्हें बताया कि सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। तो कुली ने बताया कि जो रास्ता है बहुत ही टेढ़ा है और किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है। और उन्होंने बताया कि चढ़ाई भी बहुत है और दूर भी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कितनी दूर। तो कुली ने उत्तर दिया 8 मील। बस तब तो जरूर चलेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू अपने भाई के साथ आए हुए थे, तो उन्होंने कहा तब तो हम बहुत जरूर चलेंगे, काफी मजा आने वाला है। और प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। तो वो अपने भाई से पूछ रहे थे कि हाँ तुम भी चलना चाहोगे। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। तो वो जोजिला पास होता है, वो लद्दाख की एंट्री जोजिला पास से ही शुरू होती है। तो वो जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके में चल आ गए थे। और अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। तो वो अब इतने नजदीक थे, तो अमरनाथ जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। तो जैसे कुली ने बताया कि रास्ता बहुत टेढ़ा है और बहुत बर्फ भी पड़ रही है, तो वो जवाहरलाल जो रास्ते की मुश्किलें थी उन्हें सुनकर और ज्यादा उत्सुक थे, मतलब और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। कौन कौन चलेगा हमारे साथ, जवाहरलाल ने जानना चाहा कि उनके साथ कौन कौन जाना चाहता है। तुरंत किशन बोला साहब मैं चलूंगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। तो किशन गडरिया था, तो वो भेड़े चराया करता था। तो किशन ने कहा मैं आपके साथ चलूंगा और जो भेड़े चराने का काम है वो मेरी बेटी कर लेगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। तो वो तड़के मतलब सुबह सुबह वो रेडी हो गए और जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तो जो आकाश था उसमें जो रात की कालिमा थी, मतलब जो रात का अंधेरा था वो बिल्कुल हट चुका था और सुबह की लालिमा आ गई थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। और जो तिब्बत पठार क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी में, प्लेट्यू। तो जो तिब्बती प्लेट्यू था उसका दृश्य बहुत ही निराला था, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था और दूर दूर तक कोई वनस्पति, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, वनस्पति रहित था और चट्टानी इलाका दिख रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। तो जब एकदम से सूरज की किरणें पड़ी, तो जो उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ थे वो सुबह की पहली सूरज की किरण से स्पर्श करते ही, उसे छूते ही क्या हो गए, ताज की भांति। जैसे जो ताज होता है वो चमकता रहता है, ऐसे ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। तो बच्चों ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की नदियों को ग्लेशियर कहते हैं। तो दूर से ग्लेशियर जो ऐसे नजर आ रहे थे जैसे कि मानो वो स्वागत कर रहे हो, करने के लिए पास हमारे सरकते आ रहे हैं। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वो हड्डियों तक भी, मतलब इतनी ठंड थी तो वो हड्डियों तक भी ठंड पहुंचा रहे थे। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की। तो बच्चों जब हमें गर्मी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं। तो ऐसे ही जवाहर ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी और उन्हें गर्म करा
और कमर में रस्सी लपेट कर चलने को तैयार हो गए। तो जो माउंटेनियर्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो रस्सी बांध लेते हैं कमर पे, तो ऐसे ही जवाहर जी ने रस्सी अपनी कमर पे लपेट ली। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। तो जो दुर्गम क्या है, बहुत ही मुश्किल। तो जो हिमालय की जो इनकी यात्रा थी बहुत ही मुश्किल होने वाली थी, चुनौतियों से भरी थी। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। तो जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं आपस में ताकि उससे गर्मी निकले। तो ऐसे ही जवाहर ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और वो गर्म करने लग गए और उन्होंने कमर में रस्सी लपेट ली और रेडी हो गए। जैसे कि आपने माउंटेनियर्स देखे होंगे, वो क्या करते हैं, कमर में रस्सी लपेटे रहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए अपने कमर में रस्सी लपेट ली। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। तो जो हिमालय का जो रास्ता है, ये जो उनकी यात्रा है, ये मुंह उठा के उन्हें चुनौती दे रही थी और जवाहर इस चुनौती को कैसे ना स्वीकार करते, और जवाहर जी ने इस चुनौती को स्वीकार करा। तो कौन कौन था उनके साथ? उनके भाई थे किशन और कुली। किशन जो गडरिया और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। तो ये 4 लोग रस्सी के साथ आपस में जुड़े हुए थे। किशन गडरिया अब गाइड बन गया। तो बच्चों, गाइड कौन होता है? जिसे रास्ता पता होता है, जो हमें रास्ता बताता है। तो अब किशन गडरिया क्या बन गया? उनका गाइड बन गया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। तो उन्होंने अब हिम्मत तो बांधी है ना अपनी, तो उसीलिए उन्होंने कहा कि बस 8 मील ही तो है, तो कितनी, ये सफर ज्यादा लंबा नहीं है। तो वो जोश से बिल्कुल भरे हुए थे। यूं 8 मील की दूरी कोई बात नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। तो 8 मील तो वैसे बहुत दूर का रास्ता नहीं होता, लेकिन ये जो पहाड़ी रास्ता है, इसमें 8 कदम चलना भी बहुत मुश्किल होता है। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। तो एक एक कदम जब वो भर रहे थे, उन्हें मुश्किलें हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। तो ऐसे एरियाज में, ऐसे इलाकों में क्या होता है, लोग कम दिखते हैं, जहाँ पे बर्फ पड़ती है तो कम लोग रहते भी हैं। तो इसलिए रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। तो इतनी ठंड थी वहाँ, तो पेड़ पौधे भी अच्छे से पनपते नहीं है, तो पेड़ पौधों की कोई हरियाली नहीं थी और एक खालीपन सा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। तो जवाहर जी कह रहे हैं, कहीं एक अगर फूल तो दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। तो क्या नजर आ रहा था? सिर्फ पथरीली चट्टानें और उसपे सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। तो उन्हें ये सन्नाटा भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था। एक और सूसू करती बर्फीली हवा बदन को काटती, तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। तो एक तरफ क्या था, बर्फीली हवाएं चल रही थी जो शरीर को, बदन क्या होता है, शरीर को काट रही थी, मतलब बहुत ठंडक पहुंचा रही थी। और दूसरी ओर वो एक फ्रेशनेस भी ला रही थी, जोश भी ला रही थी। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए, त्यों तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो आपको पता है कि जैसे हम ऊपर चढ़ाई करते रहते हैं, जितना ऊंचा पहुंचते रहते हैं, ऑक्सीजन कम होती जाती है। तो आपने देखा होगा जो पर्वतरोही होते हैं, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं साथ में। तो इसीलिए इन्हें मुश्किलें हो रही थी सांस लेने में भी। एक कुली की नाक खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार करा। उपचार का मतलब इलाज किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया था और ठंडी हवाएं चल रही थी। तो उनके सर में भी, नसों में भी सर की तनाव सा महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी। तो थोड़ी देर में बर्फ भी पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तो एक तरफ तो उनको थकान हो गई थी क्योंकि उन्हें काफी समय हो गया था चलते, और ऊपर से सीधी सीधी चढ़ाई थी। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया।
तभी उन्हें एक बर्फ का मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। तो वो मैदान ऐसा लग रहा था, चारों ओर से वो बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ था और मानो ऐसा लग रहा था कि देवताओं के मुकुट हो। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। तो उसे देख के सारी थकान उतर गई और मन को एक अलग ही फ्रेशनेस आ गई, तरोताजा हो गया मन। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। लेकिन बर्फ पड़ रही थी तो इसलिए बस उन्हें एक झलक ही नजर आई, उसके बाद वो गायब हो गई। उनके बाद उन्हें वो नजर नहीं आई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। तो दिन के 12 बजने वाले थे और वो कब से सुबह 4 बजे से चढ़ाई करने लग रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। तो कितनी ऊंची थी? 16,000 फीट की ऊंचाई पे थे। अमरनाथ से भी ऊपर। तो वो अब अमरनाथ से भी ऊपर आ चुके थे, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। तो उन्हें लेकिन अमरनाथ की गुफा तो कहीं पे नजर ही नहीं आ रही थी। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था और न बदन में सुस्ती थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी, इतनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल ढीले नहीं पड़े। उनके बदन में बिल्कुल आलस्य नहीं था। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, तो क्यों नहीं था? क्योंकि हिमालय ने उन्हें चुनौती दी हुई थी। निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था, क्योंकि ये पथ माने रास्ता और निर्गम की जो कि मुश्किल रास्ता हो। तो ये ऐसा रास्ता था जो कि बहुत मुश्किल था और इस रास्ते को पार करने के उत्साह ही उन्हें आगे खींच रहा था। शाम लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। तो कुली ने जवाहर जी से कहा कि साहब हमें लौटना चाहिए, क्योंकि कैंप में अगर हम पहुंचेंगे ना तो दिन ढल जाएगा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। तो जवाहरलाल ने कहा कि अमरनाथ तो अभी हम पहुंचे नहीं हैं, वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा कि अभी तो अमरनाथ काफी दूर है, वह तो बर्फ के उस मैदान के पार है। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। तो जो कुली थे वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे, तो जवाहरलाल उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे कि चलो चलो, आधे मील का ही तो मैदान रह गया है, हम इतनी दूर तो आ ही चुके हैं। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। तो सामने बर्फ का मैदान दिख रहा था, उसको पार करते ही नीचे गुफा दिख रही थी। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। तो दूर से तो वो ऐसा दिख रहा था कि बिल्कुल प्लेन है, लेकिन वो रियलिटी में, असलियत में कैसा था? बहुत ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। तो चट्टानें तो ऊंची नीची थी, लेकिन जो वो ताजी ताजी बर्फ पड़ी थी उससे क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था एक पतली सी चादर से सब कुछ एक समान हो गया है। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। तो वो फ्रेश अभी बर्फ पड़ी थी, इसलिए वो और बहुत ज्यादा फिसलन हो रही थी। और जो गड्ढे थे ना, वो भी बर्फ से ढके हुए थे। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप कर कदम रखने पर पड़ रहे थे। तो बहुत ही हिसाब से सोच समझ कर कदम रखने पड़ रहे थे। कहीं यहाँ पर खाई तो नहीं है, कहीं यहाँ से हम गिर तो नहीं जाएंगे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। तो तभी उन्होंने देखा एक गहरी सी खाई है जो हमें निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। तो जवाहरलाल उस खाई में गिर गए।
साहब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर, भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। तो जब आप माउंटेन्स वगैरह में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारी आवाज गूंजती है, हमारी आवाज इको होती है। तो वे खाई की ओर तेजी से बढ़े तो उनके भाई ने उन्हें बुलाया। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। तो हमने देखा था ये चारों किससे आपस में इन्होंने रस्सी बांधी हुई थी। तो जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे रस्सी से बंधे हुए। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। तो दोनों तरफ चट्टाने थी और नीचे गहरी खाई थी। जवाहरलाल पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। तो वो उन्होंने रस्सी पकड़ी हुई थी, वही एक सहारा था बस। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। तो ऊपर से उनके भाई बुला रहे थे। मुझे ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। तो वो दोनों जवाहरलाल को ऊपर की तरफ खींच रहे थे, लेकिन फिसलन इतनी थी तो खींचना बहुत ही मुश्किल काम था। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, फिर वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। तो आवाज इको हो रही थी। हल्की सी पेंग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। तो एक चट्टान उभरी हुई थी, जवाहरलाल ने उसे टाइटली पकड़ लिया मजबूती से और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। तो पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। तो फिर जब उन्होंने पैर नीचे रखे तो ऐसा लगा कि हाँ, अब धरती नजर आ रही है। तो उनकी एक हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत, जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तो जवाहरलाल ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता, तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। तो जब जब होता कि पैरों के नीचे से पत्थर सरक गया है तो वो एकदम से घबरा जाते और फिर वो टाइटली मजबूती से रस्सी फिर से पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी। तो रस्सी पकड़ पकड़ के उनकी हथेलियों में भी कट गई थी उनकी हथेलियां। पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुँचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी, अब वो ऊपर आ चुके हैं। तो फिर उन्होंने वापस आके देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़, जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। तो ये हादसे से उनको एक झटका सा तो लगा, लेकिन उनका जोश अभी भी उतना ही था, वो ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। तो आगे चलकर ऐसी गहरी और चौड़ी खाइयां बहुत ज्यादा, तादाद मतलब जिनकी मात्रा में जो ज्यादा हो। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। तो खाइयों को पार करने के लिए उसके लिए हमें सामान चाहिए। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। तो जवाहरलाल को वहां से वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। तो वो उनका सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन ये हिमालय की जो ऊंचाइयां हैं वो जवाहरलाल को हमेशा ही आकर्षित करती रही। पाठ को लिखा है सुरेखा पंडितकर ने और उन्होंने एक साहसिक यात्रा का वर्णन किया है। तो आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।